नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में गौतम अदानी के ऊपर बहुत बड़े और भारी एलिगेशन लगाए गए हैं और बहुत सारे दावे भी किए हैं अपने रिपोर्ट में। और गौतम अदानी को डायरेक्ट चैलेंज भी किया है कि आप हमारे खिलाफ केस कर दो, हमारे रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो। और इस रिपोर्ट में गौतम अदानी से कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं जिनका वो जवाब भी मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अदानी ग्रुप की कंपनी और इस कंपनी के शेयर में कितना इम्पैक्ट पड़ा है और ऐसा क्या बताया है इस रिपोर्ट में जो हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी बड़े कॉन्फिडेंट भी है। ये सब जानते हैं इस वीडियो में। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को जानने से पहले हमारे देश के रिचेस्ट मैन गौतम अदानी के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और क्यों हिडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट डिस्क्लोज की है वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम अदानी एक ऐसा नाम जो एक इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अदानी ग्रुप के फाउंडर भी हैं। आज के टाइम पर वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। अप्रैल 2021 में अदानी ग्रुप 100 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर लिया था और अप्रैल 2022 को 200 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा भी पार कर लिया था। 12 अप्रैल 2021 को गौतम अदानी वर्ल्ड के 6 रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए ये थर्ड इंडियन ग्रुप भी बन गया है। उन्होंने अपने बिजनेस को डिफरेंट सेक्टर में डाइवर्सिफाई भी किए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, पोर्ट मैनेजमेंट, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे बिजनेस में रन कर रहे हैं। अब इनके बिजनेस के बारे में देखें तो ये 1988 में अदानी एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर अदानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया, जिसमें ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े कमोडिटीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। इस बिजनेस से कंपनी को बहुत फायदा मिलता था और इसी बिजनेस के कारण कंपनी का बहुत नाम भी चला और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन गए थे। सन 1991 में गौतम अदानी मल्टीनेशनल बिजनेसमैन भी बन गए थे। इन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट कर दिया और साथ ही 1995 में अदानी को गुजरात के सबसे बड़े मुद्रा पोर्ट के ऑपरेशन का कंट्रोल भी मिला, जो उनके बिजनेस के लिए बहुत सफल साबित हुआ। जिसमें मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद उन्होंने अदानी पोर्ट और अदानी लॉजिस्टिक कंपनी भी स्टार्ट किए और ये मुद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो इसका फायदा गौतम अदानी को भी बहुत मिला, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पर फूड डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस्ड भी थे, जिसका फायदा उनके कंपनी को हुआ और उनको कामयाबी का एक और जरिया भी मिल गया था। फिर 1996 में अदानी पावर को स्टैब्लिश किया। उनके पास 4620 मेगावाट कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूस करते हैं। वो इन थर्मल पावर के जरिए बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई करना स्टार्ट किया, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कोयला चाहिए था। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन को खरीदा, जो कोयले का भंडार है। फिर अदानी ग्रुप की कंपनी ने एफएमसीजी सेक्टर में भी कदम रखा। जैसे जैसे उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, वैसे ही वो एफएमसीजी के थ्रू लोगों के घर तक पहुंच गए, जहां पर कंपनी के पास फॉर्चून जैसे मजबूत ब्रांड थे, जो आज हर घर में सुबह शाम फॉर्चून रिफाइंड ऑयल का उपयोग होता है। अदानी ग्रुप ने विल्मर इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर किया। फिर अदानी ने अदानी ग्रीन एनर्जी में कदम रखा, जो इंडिया की सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी में से एक है, जो लगभग सोलर एंड विंड से 20,434 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करती है। और सितंबर 2020 में अदानी ने 7 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% का स्टैक एक्वायर्ड किया। फिर उनको लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मॉडिफिकेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, जो अगले 50 साल तक इन हवाई अड्डों के मॉडिफिकेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट को संभालेंगे। फिर 2022 में अंबुजा एंड एसीसी सीमेंट को $10.5 बिलियन में एक्वायर किया। और ये था गौतम अदानी के जीवन से जुड़ी बातें। और उन्होंने ये सक्सेस इतनी आसानी से अचीव नहीं किया, उन्होंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। लेकिन कहते हैं ना, किसी की सक्सेस दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, यही हुआ उनके साथ। फिर एक वो दिन आया जो इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अदानी जी के बिजनेस एम्पायर को हिला कर रख दिया था। इसे हम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए ब्लैक डे भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप भी लगे हैं। वो थे हिडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ अदानी जी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं और दावे भी उस रिपोर्ट में किए गए हैं। ये रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग ने अपनी साइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दी थी और इस रिपोर्ट के आने के बाद मार्केट में पूरी खलबली मच गई थी और रिपोर्ट आने के बाद ही अदानी ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताते हुए इसका खंडन भी किया है।
और हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी किया था तब इंडियन मार्केट में ही नहीं पूरी दुनिया में रिपोर्ट से खलबली मच गई थी और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी। और हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में खुले शब्दों में इसे इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा है, जिस कारण से इसका असर पूरे मार्केट में भी पड़ा है। और नतीजा ये निकला कि इस रिपोर्ट के 3 दिन के अंदर ही अदानी कंपनी को $65 बिलियन का नुकसान भी सहना पड़ा है और साथ ही उनके शेयर में भी भारी गिरावट देखने को मिला था। और हिंडनबर्ग ने खुलेआम चैलेंज भी कर दिया अडानी कंपनी के लीगल टीम को। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में और क्यों उनको अपने इस रिपोर्ट पर इतना भरोसा है कि और उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज ही कर दिया अडानी कंपनी के टीम को। ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्टार्टिंग में गौतम अडानी जी के लाइफ और बिजनेस के हिस्ट्री के बारे में जाना था, बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे। शायद बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुना होगा, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। ये कंपनी करप्शन और फ्रॉड, ह्यूमन मैन अवॉइडेबल डिजास्टर को तलाश करती है और उनको होने से बचाती भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन है। ये कंपनी 2017 में ओपन हुई है। इसने चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और सर्टिफिकेट फाइनेंशियल एनालिस्ट टू फाइनेंशियल प्रोफेशनल क्वालिफाइड भी है। शॉर्ट में ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। अब जानते हैं नेथन को हिंडनबर्ग नाम कहाँ से मिला। 1930 के दशक में जर्मनी के पास एक हिंडनबर्ग नाम की एक एयरशिप थी जिसमें अचानक से आग लग गई थी, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। नाथन इसे मेन मैड डिजास्टर भी कहते हैं और वो कहते हैं कि इसे टोटली अवॉइड भी किया जा सकता था। वो इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। और इस कंपनी का मेन मोटिव है कि दुनिया के फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर और स्टॉक मार्केट में जिनको रोका जा सकता है उन पर रिसर्च करती है और लोगों के पैसे को बचाती है। और इस कंपनी को शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी कहते हैं। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। स्टॉक मार्केट में जनरली लोग किसी स्टॉक को कम प्राइस में खरीदते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब उसे सेल कर देते हैं, तब उन्हें प्रॉफिट होता है। जैसे XYZ एक कंपनी है, उसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है, उस कंपनी की प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो जाती है, तो आपको XYZ कंपनी के एक शेयर में 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या हो जब शेयर मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा हो, तब शॉर्ट सेलिंग काम आता है। शॉर्ट सेलिंग में आप तभी पैसे लगाते हो जब आपको लगता है कि मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और तभी आपको प्रॉफिट भी मिलता है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ABC कंपनी है जिसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और उसे आप 100 रुपए में बाय कर लेते हैं। क्योंकि ABC कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलता है तो वो शेयर गिरकर 80 रुपए तक चला जाता है और उसे 80 रुपए में सेल कर देते हैं, तो आपको एक शेयर में 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और आप शॉर्ट सेलिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। ये था हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को किसी कंपनी पर शक होता है तो वो उस कंपनी के बारे में डीप से रिसर्च करते हैं और उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर उस डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने से पहले वो उस कंपनी पर शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं और उस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने क्लाइंट को भी भेजते हैं। फिर उनके क्लाइंट उस कंपनी पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं और वो ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एक तरह से वो सोशल वर्क भी नहीं करते हैं, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन अडानी जी के केस में वो शॉर्ट सेलिंग नहीं बल्कि बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे। अब जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए एलिगेशन के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी पर 2 साल तक कड़ी इन्वेस्टिगेशन की और उन पर स्टॉक मैनिपुलेशन, ओवर प्राइसिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशन अडानी जी पर लगाते हैं। और वो अपने रिपोर्ट के टाइटल में लिखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। रिपोर्ट आने से पहले वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन में मशहूर थे और रिपोर्ट आने के बाद उनकी पोजीशन 4th हो गई है और देखते ही देखते वो 8वें पोजीशन तक भी चले गए थे। और हिंडनबर्ग ने जब से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है तब से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और उनके जो शेयर हैं उनमें भी भारी गिरावट हुई है। जैसे अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, इन सब में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिला है और इन सब में इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडियन शेयर मार्केट में पड़ा है। और रिपोर्ट आने के बाद अडानी जी का नेटवर्थ लगातार गिर रहा है
और साथ ही अंबुजा, एसीसी और एनडीटीवी के शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई है। साथ ही अदानी के बड़े निवेशक एलआईसी और एसबीआई को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई ने अदानी के शेयरों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और एसबीआई से अदानी ने सबसे ज़्यादा लोन भी लिया है और एसबीआई ने भी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और एसबीआई अदानी को इतना ज़्यादा लोन दिया है, अगर वो अपना पैसा मांगे तो शायद उनकी सारी कंपनी का नेटवर्थ भी मिलाकर उसका इंटरेस्ट तक नहीं दे पाएगी। अब सबसे ज़्यादा डर निवेशकों को है, अगर अदानी कंपनी इन बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए तो उन बैंकों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई में भी इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं, जिससे उनको भी लॉस होगा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी 7 की लिस्टेड कंपनीज के लिए डेट लिया है, जिसके बदले में वो अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयर को गिरवी भी रखा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि प्रमोटर्स ने कितने % शेयर को गिरवी रखा है। अगर किसी भी शेयर की प्राइस में कमी आती है और लीडर अपने पैसों का कोलेटरल कॉल करता है तो उनके पैसों को रिटर्न भी नहीं कर पाएगी, जो अदानी कंपनी के लिए गंभीर आरोप में से एक है। और इनके टॉप 7 की कंपनी के शेयर का करंट रेशियो भी इस रिपोर्ट में दिखाया गया है और बताया है कि करंट में इनका करंट रेशियो कितना है। अब जानते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो को वर्किंग रेशियो भी कहा जाता है और करंट रेशियो यह बताता है कि कोई कंपनी अपने आने वाले सालों में अपनी लायबिलिटीज़ को चुकाने में कितनी कैपेबल है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम नहीं होना चाहिए और किसी कंपनी का करंट रेशियो 1.5 से 3 तक है तो उसका करंट रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 7 में से 5 कंपनियां जिनमें अदानी, विल्मर और पोर्ट को छोड़कर 5 कंपनी का करंट रेशियो 1 से भी बहुत कम है। अदानी टोटल गैस का करंट रेशियो तो 0.2 के आसपास है। वो अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि अदानी सेबी के रूल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनका यह भी कहना है कि सेबी ने जो रूल बनाया है, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 25% की होल्डिंग पब्लिक की होनी चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर्स मिलकर 75% की होल्डिंग ही किसी कंपनी में कर सकते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अपने शेल कंपनी के द्वारा इन पर होल्डिंग किए हुए हैं और उनके बड़े भाई विनोद अदानी ने बहुत सारी कंपनी को मैनेज करते हैं। वो साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई साइबेरियन आइसलैंड को कंट्रोल करते हैं और ये कंपनी अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके उनके शेयर के प्राइस को ऊपर लाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनी कई और कंपनी में पैसा नहीं लगाती है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से शेल कंपनी के थ्रू अदानी में इनके पैसे इस तरीके से पैसे घूम रहा है और इनके इस कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय का किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई इनका फ़ोन नंबर है और ना ही कोई इनका एड्रेस है और इनकी कोई भी रियल फोटोज़ भी नहीं है, केवल स्टॉक फोटोज़ हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताते हैं कि गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी साल 2004 में डायरेक्टरी ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी से इन्हें डायमंड ट्रेडिंग के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के स्कैम और फोर्जरी और टैक्स फ्रॉड में 2 बार अरेस्ट भी किया गया है। फिर बाद में इन्हें अदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी प्रमोट किया गया था। और ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि अदानी अपनी कंपनी में अपने पैसे को घुमाते हैं और अपने लॉस को कवर करते हैं और इससे अपने शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट भी करते हैं। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने तो कंपनी के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं और इनके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड का आरोप है और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुए हैं, बट उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण वो छूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप गलत है। इन पर गवर्नमेंट को बहुत सोचने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हिंडनबर्ग कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों रहती है अपनी रिपोर्ट को लेकर। ये जब से 2017 से बनी है, इन्होंने बहुत सारी कंपनी पर आरोप लगाए हैं और उनके शेयर पर शॉर्ट सेलिंग भी की है और उनसे बहुत सारे पैसे कमाए हैं। निकोला, चाइना मेटल, विंस फाइनेंस जैसी कंपनी है और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि ये जिन जिन कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकाले हैं उन कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत गिरावट हुई है और कुछ कंपनी पर तो इन्वेस्टिगेशन भी हुए हैं और कुछ कंपनी के ओनर ने तो रिज़ाइन भी दे दिया था। और बताया जाता है कि हिंडनबर्ग ने निकोला कंपनी के शेयर पर 43% का शॉर्ट सेलिंग कर रखा था। सोचने वाली बात है कि इसने इस कंपनी के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट किया था और इसने इस कंपनी से बहुत सारे पैसे भी कमाए थे। ये थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस पर अदानी जी के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। अब ये रिपोर्ट कितनी सच है और गौतम अदानी जी क्या कदम उठाते हैं आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है और अदानी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या सच है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।